हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, बच्चों को सबसे बड़ी बात क्या है? घर परिवार से छूटने के बाद जब औपचारिक संस्था के रूप में बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो सबसे बड़ी ताकत, शक्ति जो उन्हें रोक सकती है वो है दोस्तों प्यार। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। बच्चों को जब घर से आते हैं तो उन्हें केवल और केवल प्रेम की ज़रूरत होती है। तो शिक्षण विधा और तकनीकें, आचार विचार, व्यवहार कुछ ऐसा होना चाहिए जहां बच्चे माता पिता के सदृश शिक्षक में प्रेम का दर्शन कर सकें। सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों, और सबसे बड़ी आवश्यकता है हर एक पृष्ठभूमि के बच्चे के लिए। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय, ग्रामीण परिवेश के स्कूल की क्या बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो स्कूल हैं वहाँ पे ये पाया गया है कि बच्चे शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण, बच्चे जानते भी नहीं कि क्या है फिज़िकल एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट, मेंटल हरासमेंट और सेक्सुअली बच्चों को असॉल्ट किया जाता है, हैरेस किया जाता है। तो विधिक रूप से ये चीज़ें ना हों, हेडमास्टर या प्रधानाचार्य विद्यालय में जो संस्था है उसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर हम बात करें अधिकारी की, व्यक्ति की, तो वो प्रधानाचार्य और हेडमास्टर हैं। उनके लिए स्कूल की सेफ्टी से संबंधित गाइडलाइंस जारी हो गई हैं और हमारे बेसिक शिक्षा के निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह साहब ने ये गाइडलाइंस जारी किया है। हर एक शिक्षक को, हर एक हेडमास्टर को, हर एक प्रधानाचार्य को ये जानना चाहिए कि हम स्कूल लेवल पे अगर हैं तो इन गाइडलाइंस को हम फॉलो करें। तो आते हैं दोस्तों, देखते हैं कौन सा लेटर इशू हुआ है और उसके रिगार्डिंग कौन सी सेफ्टी गाइडलाइंस स्कूल के लिए दोस्तों इम्प्लीमेंट हुई हैं। दोस्तों, ये लेटर है, इसके प्रेषक हैं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। पत्रांक शिक्षा निदेशक बेसिक 22557-22652/2020-21 दिनांक 17 जुलाई 2020। विषय शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों के शारीरिक, मानसिक शोषण एवं यौन उत्पीड़न संबंधी घटनाओं की रोकथाम के संबंध में। तो दोस्तों, ये लेटर जारी करने का आदेश हुआ है और बात करते हैं यहाँ पे महोदय उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक शिक्षा निदेशक बेसिक /41648-765/2014-15 दिनांक 27 फरवरी 2015 व पत्रांक शिक्षा निदेशक बेसिक आशीनी शिविर /30697-792/2017-18 दिनांक 19 फरवरी 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ शासनादेश संख्या 356/15 जुलाई 2015 दिनांक 23 फरवरी 2015 को प्रेषित करते हुए शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों के शारीरिक, मानसिक शोषण एवं यौन उत्पीड़न संबंधी घटनाओं की रोकथाम के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे। छायाप्रति संलग्न उक्त के संबंध में रिट पिटीशन संख्या 136/2017 एवं 874/2017 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2018 के अनुपालन में समस्त विद्यालयों को पूर्व में प्रेषित संदर्भित दिशा निर्देश दिनांक 27 फरवरी 2015 की प्रति पुनः इस आशय से प्राप्त कराई जाए कि अध्यापकगण अध्ययनरत बच्चों के प्रति संवेदनशीलता के साथ संयमित व अनुशासित व्यवहार प्रदर्शित करें। बच्चों के लिए विद्यालय का परिसर एवं वातावरण सुरक्षित होना चाहिए, जिससे शोषण उत्पीड़न की घटना की संभावना उत्पन्न न हो और विद्यालय में बच्चे प्रत्येक दशा में सुरक्षित रहें। कृपया समस्त प्रधानाध्यापकों को यह निर्देश अवश्य दें कि वे शैक्षणिक संस्थानों में
अध्ययनरत बच्चों के शारीरिक मानसिक शोषण एवं यौन उत्पीड़न संबंधी घटनाओं की रोकथाम संबंधी दिशा निर्देश से अवगत कराते हुए विषय की गंभीरता के दृष्टिगत छात्र छात्राओं, अध्यापकों एवं अभिभावकों में जागरूकता उत्पन्न किए जाने हेतु सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करें। बहुधी डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो दोस्तों आते हैं मेन, यहाँ इम्पॉर्टेंट बात गाइडलाइंस की है। एक एक बिंदु आपके सामने क्लेरिफाई करते हैं। पहला बिंदु है, प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रबंध तंत्र, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का यह उत्तरदायित्व है कि विद्यालय के प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय किए जाएं। विद्यालयों में बच्चों की असुरक्षा कतिपय कारणों से उत्पन्न हो सकती है। अग्निकांड संबंधी, चाहे वे मनुष्य जनित हो या प्राकृतिक, विद्यालय परिसर में कराए जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित, अनायास ही घटित होने वाली दुर्घटना, किसी बाहरी हमले अथवा अन्य आपदा जनित घटनाओं आदि को रोकने हेतु सुनियोजित ढंग से सुरक्षा का उपाय किया जाना विद्यालय की जिम्मेदारी है। दूसरा बिंदु ये कहता है कि अग्नि, शॉर्ट सर्किट से संबंधित सभी घटनाओं के विरुद्ध सुरक्षा के पूर्ण उपाय किए जाने की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंध तंत्र और प्रधानाचार्य की है। यह देखा जाए कि विद्यालय परिसर में सामान्यतः बंद कमरे में या कैफेटेरिया में एक कोयला लकड़ी जनित चूल्हा अथवा स्टोव न जलाया जाए। मिड डे मील व्यवस्था में जिस स्थान पर खाना बनता है वहाँ पर बच्चों का प्रवेश या आवागमन वर्जित रखा जाए। विद्यालय कैफेटेरिया कैंटीन में गैस सिलेंडर का प्रयोग करते समय आवश्यक सावधानियां बरती जाएं और अनावश्यक प्रयोग हुई सिलेंडर का स्टोरेज न किया जाए। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों आपको नोटिस करनी है कि भरे हुए सिलेंडर का अनावश्यक स्टोरेज ना करें। सिलेंडर फिनिश होने के कगार पे हो तो ही आप सिलेंडर मंगाएं। इस सिलेंडर भरा हुआ उसका स्टोरेज ना करें, नहीं तो किसी भी प्रकार का अगर रिसाव होता है तो खतरे की घंटी है, क्योंकि ब्लास्ट हो सकता है। एक सिलेंडर के साथ दूसरा सिलेंडर पूरा फिल्ड हालत में है तो आपको इसके बचाव के उपाय करने हैं। फिर आगे तीसरा बिंदु है, कोई भी बिजली का कनेक्शन स्विच खुला ना छोड़ा जाए तथा खुली बिजली का तार आरक्षित ना रहे। बच्चों में यह आदत डालें कि वे जब भी कक्षा छोड़ें, कक्षा के बिजली उपकरण को बंद कर दें, जिससे बिजली का अनायासी अपव्यय ना हो। आगे चलते हैं दोस्तों। विद्यालय में किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक वार्षिक कार्यक्रमों में बच्चों द्वारा मोमबत्ती या दीप या आग से संबंधित कोई कार्यक्रम प्रस्तुत ना किया जाए। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। बच्चे शिक्षक के प्रेम में, लगाव में वो कोशिश करते हैं कि दीप जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, बर्थडे वगैरह का सेलिब्रेशन करते हैं। खैर, शिक्षक की देख रेख में, उनके मार्गदर्शन में अगर ये बातें हो रही हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो अभिभावक की भूमिका में हैं। लेकिन बच्चों को ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहेगा तो वो इसे जलाने की कोशिश करेंगे और किसी दिन हादसे को जन्म दे सकते हैं। आगे, विद्यालय में यदि कोई भवन का भाग अथवा ब्लॉक या किसी प्रकार की अन्य कोई निर्माण संबंधी कार्य किया जा रहा है तो स्कूली समय में इस पर विशेष सावधानी बरती जाए। प्रयास यह हो कि स्कूली समय में निर्माण कार्य स्थगित रखा जाए, किंतु यदि निर्माण किया जाना आवश्यक है तो इस भाग में बच्चों का आवागमन या प्रवेश न होने दिया जाए। स्कूली समय में किसी ऐसे निर्माण कार्य को न किया जाए जिसमें अनावश्यक ही ध्वनि या आवाज़ उत्पन्न होने की संभावना हो। कोई विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, चित्ताकर्षक होती है, तो बच्चे कक्षाओं को छोड़ करके उसको देखने की कोशिश करते हैं। आप कितना मना करिए, वो वॉशरूम के बहाने, पानी पीने के बहाने, मिड डे मील में आंटी बना रही हैं, क्या पोजीशन है खाने की, इसके बहाने निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई निर्माण कार्य ऐसा न रखें कि चित्ताकर्षक हो और बच्चे वहाँ बार बार जाने की कोशिश करें। चलिए आगे चलते हैं। विद्यालय की बाउंड्री वॉल विधिवत होनी चाहिए और स्कूली समय में विद्यालय का गेट बिल्कुल बंद रहना चाहिए। एक समर्पित गार्ड की व्यवस्था यथासंभव गेट के सामने रहनी चाहिए और बिना वैधानिक पहचान पत्र दिखाए विद्यालय परिसर में आगंतुकों, अभिभावकों को प्रवेश की अनुमति न दी जाए।
विद्यालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक आगंतुक को अभिभावकों का ब्यौरा आगंतुक पंजीयन में दर्ज किया जाए। तो दोस्तों बेसिक स्कूल्स में भी चौकीदारों की व्यवस्था होनी थी और इस समय कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से ये स्थगित हो गई है, लेकिन आने वाले समय में हर एक विद्यालय में चौकीदार होंगे और ऐसी व्यवस्था रहेगी कि कोई भी एक्सटर्नल एजेंट आते हैं तो उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड लिया जाएगा। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इन्हीं चौकीदारों के हाथों में सैनिटाइज़र भी होगा और वो सैनिटाइज करेंगे तो ही कोई बाहर का व्यक्ति अंदर प्रवेश करेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों का संतुलित व्यवहार। विद्यालय में इस प्रकार शैक्षिक व्यवस्था तैयार की जाए जिसमें पठन पाठन, विश्राम, शारीरिक गतिविधि तथा स्वास्थ्यकर परिवेश विद्यमान हो, जिससे किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति बच्चों के सामने उत्पन्न न हो और किसी भी पक्ष को यह महसूस न हो कि वे असुविधा या असुरक्षा की स्थिति में है। आगे, प्रत्येक बच्चे के सम्मान एवं बाल अधिकार के प्रति जागरूक कराते हुए बच्चों के साथ खुली बातचीत की जाए। शिक्षक द्वारा किसी भी दशा में छात्र छात्राओं का मानसिक अथवा शारीरिक उत्पीड़न जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक बालक से मित्रवत व्यवहार किया जाए जिससे छात्र अपनी प्रत्येक प्रकार की समस्या को व्यक्त कर सके। दोस्तों बच्चों से जितना दूरी बनाएंगे उतना ही बच्चे आपसे खुल के कभी बात नहीं कर पाएंगे। बच्चे आपके अंदर माता पिता जैसा प्रारूप देखें, एक मित्र जैसा, एक मार्गदर्शक जैसा, एक धार्मिक व्यक्ति जैसा, जिसके सामने वो अपनी सारी परेशानियों को खुलकर अभिव्यक्त कर सकें। क्योंकि मन में जो अंतर्निहित पूर्णता है उसकी अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। बच्चों को अभिव्यक्ति अगर आप दे रहे हैं, बच्चे के मन की बातें बाहर निकल रही हैं, तो वाकई शिक्षा जैसा पुनीत कार्य आप कर रहे हैं। तो छात्रों द्वारा बताई जा रही समस्या को गंभीरता से सुना जाए और विश्वास दिलाया जाए कि समस्या का तत्काल निराकरण कराया जाएगा। नेक्स्ट, अध्यापक का व्यवहार बालक के साथ अत्यंत संयमित होगा। किसी भी दशा में उससे शारीरिक निकटता की स्थिति अथवा प्रलोभन देना या अनुचित एवं अवांछित रूप से पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रधानाध्यापक की अनुमति के बिना अतिरिक्त कक्षा अथवा खेलकूद की गतिविधियां विद्यालय अवधि के उपरांत नहीं की जाएंगी। प्रधानाध्यापक से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत यदि अतिरिक्त कक्षा या खेलकूद कराया जाता है तो संबंधित अध्यापक एवं नियमित शिक्षणेतर कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। एक्स्ट्रा क्लासेस आफ्टर क्लोजिंग द स्कूल अगर कोई शिक्षक कहते हैं कि हम कराना चाहते हैं तो बिल्कुल हेडमास्टर या प्रधानाचार्य की अनुमति से हो। उसमें हेडमास्टर का बिल्कुल सहमति हो, मार्गदर्शन हो और किसी शिक्षक की भी ड्यूटी लगे जो कि ये मॉनिटरिंग एजेंट हो, देखता रहे कि संबंधित शिक्षक क्यों एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ाने जा रहे हैं, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है, क्या मनसा पुनीत है, पवित्र है या कोई और बात है। चलिए आगे चलते हैं। विद्यालय में मूल्यों पर आधारित वातावरण तैयार किया जाए। इस व्यवस्था के अंतर्गत जहां एक और प्रातःकालीन सभा मॉर्निंग असेंबली में क्लास मॉनिटर अध्यापक द्वारा चक्रा नुक्रमानुसार प्रत्येक दिन किसी एक मूल्य पर छोटी वार्ता रखी जाए, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक माह हाउस सिस्टम के माध्यम से मूल्यपरक गतिविधियां रखी जाएं जिसमें अध्यापकों की सहभागिता भी सुनिश्चित हो। पृथक से विद्यालय के प्रत्येक शैक्षिक गैर शैक्षिक सभी कर्मचारियों पूर्णकालिक अंशकालिक सम्मिलित को वर्ष में 2 बार मूल्यपरक गतिविधियों व आचरण से अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाए। दोस्तों रोज़ होना चाहिए, रोज़ एक नैतिक पाठशाला ड्यूरिंग प्रेयर होनी चाहिए जिसमें जो भी शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ हों उनकी प्रतिभागिता हो। शैक्षिक स्टाफ की तो रेगुलर होनी चाहिए, गैर शैक्षिक की जैसे कि इसमें दिया गया है वैसे होनी चाहिए। एक बार उनका ओरिएंटेशन रिगार्डिंग वैल्यूज़ होना चाहिए, क्योंकि जब तक नीति, धर्म, मूल्य, आदर्श, संयम, शांति, सुरक्षा ऐसी बातें नहीं होंगी तो हो सकता है कि आदमी पथ से विचलित हो जाए, सन्मार्ग से विचलित हो जाए। कोई भी है, विद्यालय में स्वीपर है या कोई एक्सटर्नल एजेंट है, वो कुछ गलत कर सकता है बच्चों के साथ। तो आप बिल्कुल इस तरीके से सेंसिटाइजेशन का क्लास हेडमास्टर की जिम्मेदारी बनती है और ये स्कूल में शिक्षकों को नियोजित करके ये सारे काम चक्रानुसार किए जाएं। आगे चलते हैं दोस्तों। विद्यालय में यदि अंशकालिक
पार्ट टाइम अध्यापक या कर्मचारी रखे गए हैं तो ऐसे सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन होना चाहिए। बिना पुलिस सत्यापन के, चाहे वे किसी भी प्रकार के आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे कर्मचारी हों, ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति विद्यालय में नहीं होनी चाहिए। यह विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे सुनिश्चित करें कि विद्यालय के प्रत्येक अंशकालिक पार्ट टाइम कर्मचारियों का विधिवत पुलिस सत्यापन हो चुका हो। दोस्तों, कहीं कहीं ये देखा जाता है कि शिक्षक अपने आर्थिक या मौद्रिक स्रोतों से शिक्षक रख लेते हैं बाहर, ताकि उनके काम आसान हो सकें। कहीं कहीं अकेले काम कर रहे होते हैं तो पार्ट टाइम टीचर्स रख लेते हैं, अपनी सैलरी से उनको सैलरी दे देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा कदम ना उठाएं, सरकार से व्यवस्था लें, पूरी की पूरी व्यवस्था आपको कोऑपरेट करेगी, क्योंकि बाहर का जो भी व्यक्ति आएगा बिल्कुल पुलिस सत्यापित होके ही आना चाहिए, उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी हो सकता है। तो उस बच्चों की सुरक्षा के लिए ये मानक बहुत ही ज़रूरी है। आगे चलते हैं। हॉस्टल के बच्चे जब फील्ड विजिट पर जाएं या अवकाश में घर वापस जा रहे हों, शिक्षकों की समुचित व्यवस्था फील्ड विजिट के समय या वैकेशन पर बस या रेलवे स्टेशन तक होनी चाहिए, जिससे बच्चे अनायास ही किसी घटना या अनधिकृत व्यक्ति के संपर्क में ना आ जाएं। बच्चों के लिए फील्ड विजिट अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ते हैं, उनके लिए फील्ड विजिट न कराएं। कोई भी उनको बरगला सकता है, प्रलोभन में दे सकता है। बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, देश दुनिया को समझने लग जाएं, परिवेश को समझने लग जाएं, इसीलिए कक्षा 6 से 8 तक पर्यटन की व्यवस्था की गई है। चलिए आगे चलते हैं। हॉस्टलर को यह सुविधा प्रदान की जाए कि उनकी कोई भी शिकायत परिवाद सुझाव वार्डन या असिस्टेंट वार्डन या सिस्टम के विरुद्ध सीधे प्रधानाचार्य को किए जाने की अनुमति हो। इसके लिए एक समर्पित डेडिकेटेड फ़ोन मोबाइल फ़ोन अथवा शिकायत पेटिका और ईमेल की सुविधा उपलब्ध हो। 13वां बिंदु है कि वर्ष में कम से कम 2 बार अभिभावक अध्यापक बैठक में प्रधानाचार्य द्वारा सुरक्षा संबंधी उपायों के संबंध में विचार विमर्श किया जाए। कम से कम साल भर में 2 बार पेरेंट टीचर मीटिंग हो और जिसमें सिक्योरिटी विषय पे टॉपिक पे बात किया जाए। विद्यालय संरक्षण समूह में अभिभावकों की सक्रिय भूमिका ली जाए। गार्जियन को भी स्कूल के प्रोटेक्शन टीम में आप शामिल करिए, उनका भी सहयोग और उनकी भूमिका भी निर्धारित करिए। शिक्षक, ऐसे गार्जियन, सारे गार्जियन आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। कुछ गार्जियन हैं जो एंथुसियास्टिक होते हैं, अपने बच्चे और स्कूल के प्रति डिवोटेड होते हैं, डेडिकेटेड, उन्हीं को आप शामिल करिए। आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की इस आशय का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से दिया जाएगा कि उन्हें NCPCR एक्ट 2005, पॉक्सो एक्ट 2012, बाल श्रम अधिनियम 1986, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आदि की जानकारी दी जाए और इन अधिनियमों तथा संबंधित नियमों की प्रतियां विद्यालय में उपलब्ध हों। प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा रहेगी कि उन्हें उक्त नियमों की जानकारी है। हेडमास्टर या प्रधानाचार्य दोस्तों ये सब सुनिश्चित करेंगे। बच्चे हैं, बाल अपराध होते रहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति है उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग सकता है। तो पॉक्सो एक्ट से संबंधित शिक्षा हेडमास्टर की जिम्मेदारी रहेगी। शिक्षक को लिटरेचर देते रहें, वो पढ़ते रहें, जानते रहें कि कैसे कैसे कठोर कानून हैं, उनको इसका जो है बिल्कुल जो है उनको जागरूकता होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। बच्चों में परस्पर समन्वय एवं जागरूकता। बच्चों को समूह में बांटकर ऐसी होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी दी जाए। उन्हें ऐसी गतिविधियां और व्यवहार के बारे में सतर्क करने के उद्देश्य से जानकारी दिया जाए। जैसे बैड टच, गुड टच क्या है, कौन आपको प्रलोभित कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये बच्चों को आप मॉर्निंग असेंबली में बताइए, शिक्षकों के सामने बताइए कि किस तरीके से लोग बैड टच करते हैं। तो ये सब बिल्कुल हेडमास्टर की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं के प्रत्येक अनुभाग में एक छात्रा को पावर एंजल के रूप में चिन्हित किया जाए। वे क्लास मॉनिटर से पृथक होंगे और व्यवस्था कक्षा 3 से लागू हो। पावर एंजल की यह भूमिका होगी कि वे कक्षा के प्रत्येक छात्रा से निरंतर संपर्क रखेगी और अपने सहपाठियों को उचित व्यवहार तथा कक्षा में से बाहर किस प्रकार के दुराचरण और दुर्व्यवहार के प्रति सतर्क रहने के लिए परामर्श देंगे। बहुत खूबसूरत बात है दोस्तों। कक्षा 3 से ही पावर एंजल, जो हमारे थोड़ा सोशल बच्चे होते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं, उन्हें पावर एंजल बताइए और वो सारी बच्चियों के साथ संबंध रखें और उन्हें बाहर और कक्षा के अंतर्गत जो गतिविधियां हो रही हैं अपने शिक्षक को प्रेषित करें, बताते रहें। किसी भी छात्रा द्वारा ऐसी किसी भी घटना से ग्रसित अथवा सामना होने पर उनके द्वारा यह सूचना पावर एंजल को
दी जाएगी। पावर एंजल द्वारा यथा परामर्श संबंधित छात्रा को देते हुए तथा संबंधित जानकारी उसके द्वारा तुरंत क्लास टीचर को दी जाएगी और क्लास टीचर मोबाइल फ़ोन सहित विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्यत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग। विभिन्न शैक्षिक संस्थाएं इस दिशा में कार्य कर रही हैं, उन्हें चिन्हित कर सहयोग लेने का प्रयास किया जाए। अन्य विविध उपाय आप क्या कर सकते हैं? विद्यालय में जीवन कौशल शिक्षा को महत्व दिया जाए और इससे संबंधित गतिविधियां समय सारणी में सम्मिलित किया जाए। जीवन कौशल शिक्षा से बच्चों की आदत और बर्ताव की प्रगति में दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। शिक्षा के विकास काल में जीवन कौशल शिक्षा के प्रति सप्ताह में 2 वादन बच्चों के अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने और विद्यालयी वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा में प्रवाह देने में सहायता मिलती है। दूसरा है, उपरोक्त कदम उठाए जाने के बाद भी यदि किसी प्रकार की घटना प्रकाश में आती है तो विद्यालय द्वारा निम्न कार्रवाई तुरंत किया जाए। सर्वप्रथम यह देखिए कि बच्चा पीड़ित आगे परेशान ना हो और उन्हें तुरंत सुरक्षा काउंसलिंग दिया जाए। दूसरा, संबंधित अभिभावक को परेशान न किया जाए और घटनाक्रम को अनायासी दबाने छुपाने की कोशिश न किया जाए ताकि किसी प्रकार का सौदा निगोशिएशन न किया जाए। विभागीय कार्रवाई हेतु तुरंत प्रकरण को 3 सदस्यीय समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। विभागीय कार्रवाई पूरा होने तक संबंधित कर्मचारी को विद्यालय की सेवा से निलंबित रखा जाए। यह संबंधित अध्यापक कर्मचारी स्थायी कर्मचारी मौलिक पद पर नियुक्त है तो उनके विरुद्ध CCA रूल्स के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई तुरंत प्रभाव में ली जाए। और अंतिम बिंदु है, विद्यालय प्रबंध तंत्र प्रधानाचार्य यदि उचित समझें तो प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज कराएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैंने आज आपको पूरा बताया कि एक विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको कौन कौन से नियमों की जानकारी होनी चाहिए, एक हेडमास्टर के बतौर, एक प्रभारी शिक्षक के बतौर और एक शिक्षक के बतौर आपके क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं। और इसे मैं नहीं, ये शासन निर्धारित कर रहा है। आप बिल्कुल इसे गौर फरमाएं और इसको जो है विद्यालय में क्रियान्वित करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पर कमेंट करना। लेकिन अगर आप DC ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत YouTube चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।